हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर अनिकेत अवस्थी आज एक और नए वीडियो में जिसमें अकाउंटिंग टर्म के आज हम एक और कंसेप्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। एक बात वीडियो स्टार्ट करने के पहले जो जाननी बहुत ज़रूरी है, हम अकाउंट्स अभी नया नया पढ़ रहे हैं और अकाउंट्स में कैसे अकाउंट्स बनते हैं, लेजर, जनरल एंट्रीज, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, कैसे टेक्निकल टर्म्स की तरफ हम मूव करेंगे, उसमें अभी टाइम है। अभी हम बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट में हैं जिसमें कुछ थ्योरी पार्ट हम कंप्लीट करेंगे और वो थ्योरी हमारे लिए जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम अकाउंट्स बनाएंगे तो इन थ्योरीज के जब हमें मतलब पता रहेंगे कि आखिर में हम अकाउंट्स बना क्यों रहे हैं, जो कि आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट्स बनाना जरूरी क्यों है, क्यों अकाउंट्स के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अकाउंट्स बना के हमें क्या हासिल होगा। तो ऑब्जेक्टिव्स है, एम है, गोल है, क्यों हम अकाउंट्स बना रहे हैं, वो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। और जब हम ये सारे एस्पेक्ट जान जाएंगे फिर उसके बाद हम धीरे से अकाउंट्स के रूल्स रेगुलेशन की तरफ चलेंगे और जनरल एंट्री, लेजर, फिर बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो बेसिक है हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है अकाउंट्स के, आज हम वो जानेंगे, जिसमें आपने देखा है कि अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव्स को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, मेन ऑब्जेक्टिव्स और जनरल ऑब्जेक्टिव्स। मेन ऑब्जेक्टिव्स मतलब हो गया कि अकाउंट्स बनाने की मेन वजह क्या है, क्यों हम अकाउंट्स बना रहे हैं। और जब मेन हमें ऑब्जेक्टिव्स पता चलेंगे तो धीरे से हम उसके जो जनरल हैं कि साथ में और भी कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं वो हम जानेंगे। अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत क्यों है, हमने देखा था अकाउंट्स बनता है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ जहां पर बिजनेस हो रहा होता है या जहां पर हम किसी न किसी ट्रांजैक्शन की बात कर रहे होते हैं। नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं और प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं, लेकिन बिजनेस हो रहा होता है वहां पर हम अकाउंट्स बनाते हैं। किसी प्रोफेशन में, किसी सर्विस प्रोवाइडर कोई अगर कंपनी है तो वहां पे अकाउंट्स बनाते हैं और अकाउंट्स बनाकर हम एंड रिजल्ट में पहुंचते हैं कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट, कितना लॉस हुआ है। लेकिन सिर्फ यही एक मोटिव नहीं है, यही सिर्फ एक गोल नहीं है जहां पर हम अकाउंट्स बनाते हैं। बहुत सारी वजह हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम अकाउंट्स बनाकर हासिल करते हैं, उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि मेन ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास 5 पॉइंट कवर हो रहे हैं। इन पांचों पॉइंट में हम देखेंगे कि अकाउंट्स बनाकर हमें क्या बेनिफिट होते हैं। तो सबसे पहले लिखा है टू कीप परमानेंट रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट्स। हमारी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है कि हम जो अकाउंट्स बनाएंगे, हम जो याद करते हैं उसे हम याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। नहीं, हमें उसे कहीं किसी प्लेस में कीप करना होता है। प्रीवियस वीडियो में जिसमें हमने देखा था बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, तो बुक कीपिंग का मतलब हो गया कि जो हम ट्रांजेक्शन हो रही है बिजनेस में, ट्रांजेक्शन मतलब जो भी बिजनेस की लेन देन हो रही है उसे किसी सुटेबल प्लेस में, सुटेबल फॉर्म में हमें रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड करने से हमारे जो भूल जाने की समस्या, प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाती है। तो रिकॉर्ड करना, आप देखेंगे लिखा है परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट्स। परमानेंट मतलब अगर आपने एक बार उसे रिकॉर्ड कर लिया है तो फ्यूचर में जब आपको वो कभी ट्रांजैक्शन या उसकी कोई एंट्री या कोई अमाउंट देखना होगा, आपको याद तो रहेगा नहीं, तो आप उस अमाउंट को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और ये पॉसिबल होगा जब आप अपने मेन ऑब्जेक्टिव्स के पहले पॉइंट को कवर करेंगे, टू कीप परमानेंट अकाउंट रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट्स। तो परमानेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसे किसी प्रॉपर सेफ प्लेस में हम रख देते हैं और फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने पर उन डाटा को यूज़ करके हम वापस से फिगर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो परमानेंट हम उसका रिकॉर्ड रखते हैं। टू ऑब्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिजनेस में हमने जितना सारा पैसा लगाया है, बिजनेस में हमारे पास कितनी एसेट्स हैं। एसेट्स मतलब होता है जो हमारे खुद की हैं, ओनर्स का जो होता है सब कुछ, वो एसेट्स होती है। लेकिन हमारा अकाउंटिंग अभी हम जब कंसेप्ट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है जिसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, हम आगे जाके अपने वीडियोस में बात करेंगे। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये इक्वेशन पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम अकाउंट्स बना रहे हैं और इस इक्वेशन की हम जांच करेंगे अपने इस पॉइंट से, टू ऑब्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बिजनेस करते करते हम डाउनफॉल में जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा बल्कि डाउन पोजीशन में जा रहा है, लॉस में चला जा रहा है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे अगर आप अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। और मेन ऑब्जेक्टिव्स में इसीलिए वाला पॉइंट है कि जब बिजनेस प्रॉफिट में ही नहीं जाएगा, ग्रो ही नहीं करेगा, तो हम फिर अकाउंट्स बिजनेस बना करेंगे क्या। तो बिजनेस सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पर अकाउंट्स बनाते हैं और फिर देखते हैं कि बिजनेस की करंट पोजीशन या हम फ्यूचर में कहां तक पहुंच जाएंगे और प्रीवियस से हम अभी तक कहां पहुंचे हैं। तो अल्टीमेटली ट्रेंड्स हम देख सकते हैं। फिर आप देखेंगे पॉइंट नंबर 3 लिखा है टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस को शो करना और ऑब्टेन करने में फर्क है। शो करना, पहले तो आप ये ऑब्टेन करते हैं कि आप किस पोजीशन में, उसे शो करना मतलब किसी प्लेस में दिखाना, ताकि जो बहुत सारे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं वो आपके बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को देख सकें, आप उसे किसी फॉर्म में दिखा सकें। आप फिगर्स के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में, अकाउंट्स के फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में, डिजिट के फॉर्म में उन स्टेटमेंट को प्रेजेंट
करते हैं और उसे शो कर सकते हैं। और शो करने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने के बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। आप उसे हायर प्रॉफिट के टर्म में दिखा सकते हैं कि देखो भाई पिछले साल इतना प्रॉफिट था, प्रॉफिट बढ़ गया, इतना हो गया। आप उसे सेल्स के फॉर्म में कि आपने कितना सेल्स किया, आपने कितना परचेस किया, आपने बिजनेस में कितने एक्सपेंसेस किए, आपने बिजनेस में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, कितनी सैलरी बांटी, आपने कितने का स्टॉक मेंटेन किया, कितने का प्रोडक्शन किया, बिजनेस में कितने एक्सपेंसेस हुए, इन सब से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जस्टिफाई किया जा सकता है। और ये सब कुछ पॉसिबल होगा जब हम हर एक होने वाली बिजनेस एक्टिविटी को किसी प्लेस में परमानेंट रिकॉर्ड करेंगे, जो हमने पॉइंट नंबर 1 में देखा है। तो किसी प्लेस में रिकॉर्ड कर लेंगे और जरूरत पड़ने पर उसे किसी को शो कर पाएंगे प्रॉपर फॉर्मेट में, टेबल में, ग्राफ में, डायग्राम में। तो ये सब पॉसिबल हो पाता है जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसे हम शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं व्हेनेवर नीडेड। जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसे आसानी से दिखा सकते हैं क्योंकि हमने उसे प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया है। और अगर आप देखेंगे पॉइंट नंबर 4, लीगल रिक्वायरमेंट्स। कई बार जो कानून होता है, जो लॉ होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। जब अभी तो क्लास 11th में हम अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। जब हम आगे हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम देखेंगे कि कंपनी अकाउंट होता है, पार्टनरशिप होता है और भी अलग अलग लॉज के अंडर के अकाउंट्स होते हैं जहाँ पर लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि आपको ये डाटा प्रेजेंट करना ही करना है। तो उस डाटा को लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करना पॉसिबल तब हो पाएगा जब हम अकाउंट्स बनाकर पहले से हमने उसे रखा होगा। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें अकाउंट्स बनाकर रखना पड़ता है। कई बार लीगल रिक्वायरमेंट ऐसी भी होती है कि भाई बिजनेस में सेपरेशन हो रहा है, 2 पार्टनर थे, दोनों पार्टनर आपस में अलग हो रहे हैं, तो किसके हिस्से में कितना जाएगा, लॉ ने कहा कि भाई लाओ दिखाओ कितना बिजनेस का अकाउंट्स है, तो उसे हम वहां पे प्रेजेंट कर सकते हैं, एविडेंस के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। तो लीगल रिक्वायरमेंट इसलिए भी होती है और लीगल रिक्वायरमेंट इसलिए भी होती है कि बिजनेस बहुत सारे लॉज और रेगुलेशन में चलता है जहां पर मैंडेटरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है कि उस लॉ के अकॉर्डिंग हम अकाउंट्स को वहां पे फ्रेमवर्क करें और उस तरीके से बनाएं। इसलिए लीगल रिक्वायरमेंट्स है और ये पूरा हो पाएगा जब सही तरीके से अकाउंट्स को हमने बनाया होगा। तो लीगल रिक्वायरमेंट आसानी से पूरी हो सकती है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसी का पॉइंट नंबर 5 है फॉर फ्यूचर प्लानिंग ऑफ द बिजनेस। बिजनेस वही नहीं है जो जिस कंडीशन में, जिस पैरामीटर में, जिस साइज में चल रहा है उसी साइज में आगे भी चलता रहेगा। नहीं, बिजनेस का नाम है आगे बढ़ते रहना, ग्रो करना, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। और ये पॉसिबल हो पाएगा बिजनेस के करंट बिजनेस पोजीशन को देख के फ्यूचर में हम किस पोजीशन में जाना चाहते हैं, हम कितना ग्रो करना चाहते हैं, कितना और कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कितना पैसा और चाहिए, क्या वो पैसा हमारे पास है या हमें किसी से उधार लेना पड़ेगा, बैंक से लोन लेना पड़ेगा। तो बिजनेस में ग्रो करने के लिए बिजनेस में कितने मैन पावर की जरूरत फ्यूचर में पड़ सकती है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज या क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलते रहेंगे अगर आप मेन ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट नंबर 5 को फॉर द पर्पस ऑफ प्लानिंग फॉर द बिजनेस, तो फ्यूचर प्लानिंग आप करना चाहते हैं। और फ्यूचर में प्लानिंग का मतलब देखो ग्रो करने से ही है, ऐसा नहीं कि आप बिजनेस को ग्रो की जगह पे डाउनफॉल में जाने के बारे में प्लानिंग कर रहे होंगे। नहीं, बिजनेस में प्लानिंग होती है कि पहले आप सिर्फ मार्कर बनाते थे, अब आप मार्कर के साथ में पेन बनाना शुरू कर दिए, बहुत सारे स्टेशनरी आइटम बनाना शुरू कर दिए, बुक्स छापना शुरू कर दिए आपने। इसके अलावा किसी दूसरे ट्रेड के बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए आपने, इसके साथ में कॉस्मेटिक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, टेक्सटाइल मतलब कपड़े का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो फ्यूचर में आप ग्रो करेंगे अलग अलग डायमेंशन में और उसके लिए आपका जो बिजनेस का करंट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग आप आगे जाएंगे। तो जब अकाउंट्स बने होंगे तो हम आसानी से फ्यूचर के लिए वहां पे प्लानिंग कर सकते हैं। तो फ्यूचर प्लानिंग पॉसिबल हो पाएगी जब हम बिजनेस के मेन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव्स तो पूरे हो गए, अब आपको समझ में आ रहा है कि हाँ जरूरी है अकाउंट्स अगर बनाएंगे तो उसको हम लीगल एविडेंस में दिखा सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन जान सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को ऑब्टेन कर सकते हैं और परमानेंट रिकॉर्ड है हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन का। लेकिन वहीं कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। सबसे पहला है टू नो परचेज, सेल्स, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, टैक्स। सबसे पहले एक ही लाइन में मैंने लिख दिया है परचेस। बिजनेस में कितने का परचेस किस पार्टी से आपने किया है। आप गुड्स को अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा, मतलब परचेस करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप फिनिश गुड्स बनाकर खरीद कर बेचते हैं, कि जो किराना की दुकान होती है उसमें वो किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, वो किराना का सामान जो होता है ग्रोसरी आइटम होता है, उसे अलग अलग जो उनके डीलर होते हैं उनसे लाकर परचेस करके और फिर उसे बेचते हैं। तो वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी वो परचेस करते हैं। लेकिन जिस जगह पे मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां पर भी वो रॉ मटेरियल को लाकर परचेस करते हैं। तो कितना वॉल्यूम में परचेस हुआ है, कितना परचेस हमने एक पर्टिकुलर ईयर में टाइम पीरियड में किया है, उस परचेस का टोटल अमाउंट या उसका वॉल्यूम हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक ऐसे ही सेल्स, आपने जो परचेस किया उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड किया, उसे सेल्स कर दिया, तो प्रॉफिट जो होता है वो परचेस का ही कन्वर्टेड फॉर्म होता है।
परचेज प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। तो हमने जो परचेज किया उसके बाद उसके साइज में, शेप में, कलर में, वेट में, मतलब कुछ उसमें हमने फिजिकल चेंजेस, कुछ उसके डिजाइन में चेंज किया और उसका प्रोडक्शन किया, उसके बाद हमने उसमें प्रॉफिट ऐड करके सेल्स बना दिया। तो कितने की सेल्स हुई? बिजनेस में सेल्स वॉल्यूम हमेशा आपका जो फिगर है वो इंक्रीजिंग फॉर्म में होना चाहिए, मतलब ग्रो के फॉर्म में होना चाहिए। और जितनी ज़्यादा आप सेल्स करेंगे उतना ही आपका प्रॉफिट वॉल्यूम बढ़ेगा, जो बिजनेस के लिए पॉजिटिव साइन है। वो देख सकते हैं। स्टॉक का मतलब होता है कि आपके बिजनेस में बहुत सारा ऐसा है जो आपने परचेस किया, उसे बनाकर रख लिया, लेकिन सारा सेल्स नहीं होता है, जिसे हम बोलते हैं स्टॉक का मतलब होता है गुड्स लेइंग अनसोल्ड। मतलब बहुत, मैंने एक पर्टिकुलर ईयर में मान लेते हैं 1 लाख इसके मार्कर बना लिए, और 1 लाख मार्कर बनाने के बाद में ये जरूरी नहीं कि एट द एंड ऑफ ईयर मेरे 1 लाख मार्कर बिक जाएंगे। इसमें से 90,000 बिके हैं, तो जो 10,000 बच गया उसे हम बोलते हैं स्टॉक। तो कितना स्टॉक बचा है इसका भी कैलकुलेशन होना जरूरी है, और ये पॉसिबल हो पाएगा जब हम अकाउंट्स को बनाएंगे। डेटर्स का मतलब होता है जब हम किसी भी गुड्स को, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो सेल्स जो होता है वो 2 तरीके की होती है। एक तो होती है कैश में और दूसरी होती है क्रेडिट में। क्रेडिट का मतलब होता है उधार में। तो कैश का मतलब हो गया कि आपने कैश लिया, बदले में गुड्स दे दिया, सामान दे दिया, तो ये कैश सेल्स कहलाती है। लेकिन क्रेडिट सेल का मतलब होता है उधार में। आपने गुड्स तो दे दिया लेकिन बदले में आपको अभी तुरंत कुछ नहीं मिला है, बल्कि फ्यूचर में 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने में वो पैसा आपको मिलेगा। तो उस टाइम तक रिकॉर्ड रखना कि किस पर्सन से कितना पैसा लेना है जिसे हमने गुड्स उधार में दिया है। तो जिसे हमने गुड्स उधार में दिया है, जिसे हमने गुड्स क्रेडिट में सेल किया है, वो पर्सन जिसे हमने गुड्स क्रेडिट में सेल किया है उसे हम डेटर्स बोलते हैं। इसमें बी साइलेंट होता है और इसे हम कहते हैं डेटर्स। तो डेटर्स का मतलब हो गया कि अल्टीमेटली वो पर्सन जिसे हमने गुड्स उधार में बेचा है और उससे कितना पैसा लेना है, ये रिकॉर्ड हमारे लिए जरूरी है। और डेटर्स का मतलब हो गया कि किसी एक पर्सन को आप उधार नहीं बेचेंगे, बहुत सारे पार्टीज आपकी बनती हैं बिजनेस में जिनको आप उधार बिजनेस करते हैं। इंडिया में तो बहुत सारा बिजनेस क्रेडिट में, उधार में ही चलता है, नहीं तो पॉसिबल नहीं कि आप कैश में बिजनेस कर पाएंगे। तो उधार में बेचा गया जितना भी आपने गुड्स बेचा है उसमें कितने लोगों को बेचा है, उनसे कितना पैसा लेना है, उसे हम कहते हैं डेटर्स। और क्रेडिटर्स का मतलब हो गया, क्रेडिटर्स का अमाउंट भी हमें पता होना चाहिए। और क्रेडिटर्स का मतलब हो गया ठीक उल्टा, कि आप बिजनेसमैन हैं और आपने किस पार्टी से कितना परचेस किया, क्योंकि जब आप परचेस करेंगे फिर आप उसी को सेल्स करेंगे। तो आपने कितना उधार में बेचा वो कहलाता है क्रेडिटर्स, और आपने कितना उधार में परचेस किया, कितना खरीदा, तो किस पार्टी से कितना खरीदा, कितने अमाउंट का खरीदा, इन सब का टोटल जो होता है उसे ही हम कहते हैं क्रेडिटर्स। एक्चुअल में क्रेडिटर जो होता है वो लायबिलिटी होता है, क्योंकि हमें पे करना है। हम जिस चीज को परचेस कर रहे हैं और उसका पेमेंट हमने नहीं किया, मतलब उसका पेमेंट हम फ्यूचर में करेंगे, तो वो हमारे लिए कहलाता है क्रेडिटर। लेकिन डेटर जो होते हैं वो हमारे लिए हमारी एसेट्स होते हैं। एसेट्स मतलब जिस पर हमारा हक है, क्योंकि हमारा था गुड्स, हमने उसे बेचा, अब हमें पैसा लेना, तो वो हमारे लिए हमारी एसेट्स होता है। तो डेटर मीन्स एसेट्स, किससे कितना पैसा लेना है, और क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी, किससे कितना पैसा देना। और टैक्स, हम जो इनकम कमाते हैं, जो प्रॉफिट कमाते हैं, उसमें हमें सरकार को टैक्स देना होता है, क्योंकि सरकार का जो सोर्स ऑफ इनकम है, गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम तो टैक्स होता है। तो सरकार को हमें जीएसटी का पेमेंट करना है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, और उनका भी पेमेंट हमें प्रॉपर फॉर्म में सही रेट से करना होता है। जब हम अपने अकाउंट्स को सही तरीके से मेंटेन कर लेंगे, सही फिगर को फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2 तो लिखा है टू फाइंड आउट द अदर रीजंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये जरूरी नहीं है कि बिजनेस करते में प्रॉफिट या लॉस कमाने का सिर्फ यही रीजन होगा कि आप गुड्स को बनाकर बेचते हैं और प्रॉफिट कमा लेते हैं। बिजनेस में बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग एलिमेंट होते हैं जो आपके बिजनेस में आपके प्रॉफिट को हायर पोजीशन में ले जाने में आपकी हेल्प करते हैं। आपने मार्केट में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी अचानक से ग्रैब कर ली है, या ऐसा कोई सिचुएशन बिजनेस में आ गया है कि आपकी गुड्स की डिमांड अचानक से बढ़ गई है, तो बहुत सारे अदर एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमारे बिजनेस पे प्रॉफिट या लॉस को इंक्रीज करते हैं, या हो सकता है डिक्रीज भी हो जाए। हम हमेशा प्रॉफिट बिजनेस में कमाएंगे ये पॉसिबल नहीं है, कई बार हो सकता है लॉस हो जाए। अभी आपने देखा हमारा जो पिछले साल निकले हैं, अब कुछ प्रीवियस ईयर जिसमें कोविड था, तो कोविड में बहुत सारे बिजनेस ऐसे थे जो ऑलमोस्ट बंद हो गए थे। तो अदर रीजन में काउंट होता है कि जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, तो ठीक है भाई बिजनेस ही बंद हो गया, या बहुत सारे बिजनेस ऐसे थे जो एडवांटेज लेकर आगे निकल गए। जैसे कि आप देखेंगे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से आगे बढ़ गया, सैनिटाइजर हो गया, मास्क हो गया, मेडिसिन सेक्टर था वो आगे बढ़ गया। तो बिजनेस में अदर रीजन है जहां पर बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसको हम जस्टिफाई कर पाएंगे इन मेन पॉइंट्स के अलावा। अगर पॉइंट नंबर 3 देखते हैं तो लिखा है फॉर वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। मान लेते हैं आपका बिजनेस, कोई एक पार्टी है, वो कह रही है कि भाई ये बिजनेस तुम टोटल मुझे बेच दो,
इसके बदले में तुम्हें पैसा दूं तो मैं तुम्हें कितना पैसा दूं, या मुझे खुद देखना है कि मैंने इस बिजनेस में टोटल कितना पैसा लगा दिया, इस बिजनेस का कितना वैल्यूएशन है। तो वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस जो है वो पॉसिबल हो पाएगा जब हम बिजनेस की हर एक एक रुपए का पाई का हिसाब रखे होंगे, किससे कितना लेना है, किसे कितना देना है, कितने की एसेट्स है, कितने का स्टॉक है, कितना टैक्स पेमेंट कर दिया। अल्टीमेटली सब कुछ का जब ट्रीटमेंट हो जाएगा तो हम बिजनेस की एग्जैक्ट वैल्यू, जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है बिजनेस की, हमने कितना इसमें इन्वेस्ट कर दिया है, तो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और लास्ट है टू रेक्टिफाई द एरर्स। ह्यूमन नेचर है, गलती हो जाती है, और गलती हो जाती है तो अगर हम अकाउंट्स की खूबसूरती है कि मान लीजिए हम टोटल कर रहे थे 10,000 रुपीज़, हमने लिखा 10,000 रुपीज़, हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 10,000 लिखा, हमें लिखा गलती हो गई, तो हमने या तो इसे क्लीन कर दिया, या हमने 10,000 रुपीज़ लिख के इसे ऐसा काट के दोबारा लिख दिया कि नहीं इसे तो हमें 12,000 लिखना था। तो 10 को 12 बनाने में मैथमेटिक्स में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैथ्स में हम काटते हैं, उसे इरेज करके लिख देते हैं। अकाउंट्स में अगर आपको गलती हो गई और तुरंत पता नहीं चल रही है, फ्यूचर में हमें गलती पता चलेगी, तो उस गलती को हम इस तरीके से रेक्टिफाई नहीं करेंगे। रेक्टिफाई करना मतलब उसमें सुधार करना। तो फ्यूचर में अगर कोई अकाउंटिंग एरर हमें फाइंड आउट होता है, अभी हम कर रहे थे, हमें पता नहीं चल रहा था, लेकिन फ्यूचर में हमने बोला अरे यहाँ तो राम की जगह श्याम लिखना था, अरे यहाँ तो 10,000 ना लिख के 20,000 लिखना था। तो ऐसे एरर को ठीक करने के लिए हम वापस से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही करते हैं, हम वहाँ पर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज बनाते हैं, रेक्टिफाई करते हैं एरर को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके ही, ना कि काट के। हम ऐसे चीज़ों को काट पीट के अलग नहीं करेंगे, बल्कि उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, जो कि आपको अभी 11th में ही पढ़ना है। तो बहुत सारे एरर मतलब गलतियाँ हो जाती हैं, उन एरर को रेक्टिफाई मतलब सुधार करना, उनको संशोधन करना, ये पॉसिबल हो पाएगा इसी अकाउंट से। तो अकाउंट की खूबसूरती बहुत सारी है, जिसमें गलती होने पर भी उस गलती को ठीक करने के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही करके गलती को ठीक कर सकते हैं। और इस तरीके से सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से। आपको कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन में नहीं पढ़ाई करनी है कि आपको चीज़ें समझ में ना आए, बहुत कॉम्प्लिकेशन इजी गोइंग चलना है, और इस तरीके की थ्योरी पढ़ के धीरे से न्यूमेरिकल टर्म की तरफ मूव कर जाना है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और हम डिस्कशन करेंगे, अभी हम थ्योरी पार्ट ही कंप्लीट करेंगे, मेन ऑब्जेक्टिव्स के अलावा कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होते हैं, कुछ अकाउंटिंग के टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कहीं प्रॉब्लम आती है वो आप मुझे बताइए, डेफिनेटली मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूँगा, आपके जो प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन करूँगा, और फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।